इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब भूमि क्या धारण कर पाएगी वही तो हमें इस पाठ में जानना है, इस भाग में जानना है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, सही बात है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भैया हमारे अपने और अपने जनरेशन के लिए दिक्कत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। ये जो हम लोग आधुनिक कृषि का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं ये सबसे घातक है पृथ्वी के लिए। इसी की वजह से तो बाढ़ आते हैं। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी का उर्वरता कम हो रही है। मतलब जो उपजाऊ जमीन है, उपज वाला जो जमीन मिट्टी होता है वो कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतह, जो उसका सतह मतलब क्या बोलते हैं, जो वाटर लेवल होता है, हम लोग जमीन सिंचाई करते हैं तो जमीन से ही पानी निकालते हैं, तो वाटर लेवल का जो सतह है प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो रहा है और जो जल स्तर है वो नीचे गिर रहा है। मतलब वाटर लेवल अब बहुत नीचे चला गया है। पहले 25-30 फीट पर वाटर लेवल था, आज 200, 300, 400 तक लोग बोर अंदर डाल रहे हैं, तब वहां से पानी आ रहा है। जल के सतह प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है, सही बात है, पानी का लेवल कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि का जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। अब देखो, जो मिट्टी उपज वाला मिट्टी होता है बहुत वर्षों के बाद बनता है, और जो जमीन के अंदर पानी होता है, जल, जो वाटर लेवल जो हम पीते हैं पानी, वह भी बहुत सालों साल लगता है उसको बनने में। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनः जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब देखो, हमें पर्यावरण की देखभाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अगले जनरेशन को तो देना है ना, केवल हमारा अधिकार थोड़े है नेचर पे। 2019, 20, 21 इतना बारिश हुआ था उत्तर प्रदेश यूपी में कि जो कल सूख गया था, पानी नहीं आ रहा था, उस कल में भी पानी आना चालू हो गया था। समझो 14 दिन तक लगातार बारिश हुआ था। मतलब 7 दिन एक बार और फिर 4-5 दिन गैप करके फिर 7 दिन एक बार, मतलब डायरेक्ट 14 दिन बारिश हुआ था। इतना बारिश हुआ था कि कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गया था। इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा अपने आप को सहूलियत भर समझाओ और एक अच्छा काम करो। देखो, पानी बर्बाद मत करो, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करो, ज्यादा कचरा मत करो। प्लास्टिक वाला कचरा अलग बेच दो, फेंको नहीं, बेच दो। अगर स्प्राइट पीते हो तो उस बोतल को घर लाओ, कबाड़ में बेचो। कॉपी किताब को कबाड़ में बेचो, फाड़ कर मत फेंको। हर चीज का इस्तेमाल करो। और ऐसे तो किताब तो बेचना ही नहीं चाहिए, लेकिन 9th क्लास से आप जितना पढ़ लो उतना किताब रखना, बेचना नहीं, किसी को देना नहीं। काहे कितना भी कोई सगा क्यों नहीं हो, उसको भी मत देना, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने सगा होते हुए भी ठगा नहीं। इसलिए सगे पर भरोसा नहीं करने का। सुझाई गई क्रिया। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हानिकारक हो सकता है। अरे भैया, कृषि मंत्री समझदार होगा तब न समझेगा। कृषि मंत्री ही गधा हो जाएगा तो कैसे समझ पाएगा। अब बहुत जगह का शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो वो शिक्षा मंत्री कहने के नाम पर कलंक है। शिक्षा मंत्री उसी को बनना चाहिए जो पढ़ने लायक हो, नहीं तो नहीं बनेगा। हम अभी पढ़ रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ये देखो, छोटे किसान जो होते हैं उनके छोटे छोटे खेत होते हैं,
लाइक ऐसे बड़े किसान का खेती जमीन ऐसा होता है, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ऐसे ऐसे खेती होता है, ये वाला खेती हो सकता है। और जितने भी छोटे फार्मर हैं वैसा ये वाला जमीन होगा उनका, ये वाला जमीन हो सकता है, फिर से ये वाला कुछ मुझे कुछ मुझे जमीन हो सकता है, जिससे अपना पेट भर सकते हैं 2 टाइम का, करीबन 1 से 2 महीना, लेकिन ज्यादा नहीं। इसी के वजह से ऐसा अगर जमीन मिल जाए बड़ा बड़ा प्लॉट, तो खेती बाड़ी अच्छा हो सकता है। हमारे भी प्लॉट जितने हैं उसको बड़ा करके रखा गया है, छोटा छोटा नहीं किया गया है। और बाकी जो छोटे छोटे हैं उनमें से कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उपज लगाया जाता है, जिसके वजह से जमीन की कमी ना पड़े। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपजाऊ हो जाते हैं। देखो, अगर रसायन जो चीज होता है एक ऐसा चीज है, अगर वो डालते हैं खेत में तुरंत घुल जाएंगे और पौधों को तुरंत मतलब उपलब्ध हो जाते हैं, तुरंत उसको उर्वरक देता है, मतलब एनर्जी देता है, स्रोत देता है कि तू आगे बढ़। लेकिन मिट्टी उन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती और जमीन उस रसायन को लंबे समय तक नहीं झेल सकती। वे मिट्टी से निकालकर भौम जल, भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। अब नदी और तालाब को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जो रसायन है, जो मिट्टी वाले जीव हैं उनको खत्म कर देता है। जैसे गेधवा आता है, गोकिरवा, उसके बाद से है चेड़ा, फतिंगा, कीट, खटमल वाला एक चेड़ा आता है, घोगा, ऐठा, केकड़ा, ये सबको मार देता है। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात जब उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय बाद मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी और मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। स्रोत डाउन टू अर्थ यानी दिल्ली, जैसे में हम इस्तेमाल किए। अब जमीन का फर्टिलाइजिंग जो होता है, उर्वरक क्षमता, वो कम हो जाता है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग में मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देती है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहां खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। खेती की लागत बढ़ेगी तो हम लोग के बाजार का एस्टिमेट भी बढ़ जाएगा, बाजार का दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। 4 नंबर, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब पालमपुर में किस तरह भूमि को बांटा गया, जैसे ऊपर मैंने चार्ट दिखाया, बड़े जमीन वाले बड़ा बड़ा प्लॉट है, छोटे जमीन वाले को छोटा छोटा प्लॉट है। तो आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितने महत्वपूर्ण है। सब जानते हो कितना महत्वपूर्ण है भूमि खेती के लिए। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 450 में 150 के पास जमीन नहीं है, जिसको दलित बोलते हैं, दलितों के पास जमीन नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होता है। अगर खेती के छोटे टुकड़े पर खेती करोगे तो आपको पर्याप्त आमदनी नहीं होगा उस जमीन से। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, मतलब बांटा हुआ नहीं, एक ही जमीन था, एक ही प्लॉट था। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से, उनके पास भैंस था, भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय
के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद के मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों में बांट दी गई। बराबर बराबर बांट लिए। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। मतलब समझ लो कि आपको 3-4 बीघा है करीब में जमीन बच जाता था। 3-4 बीघा नहीं, उससे कम हो जाएगा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भागों में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है और खेती के अलावा भी उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं। एक कहानी सुनाते हैं अपने घर की। हमारे घर में पहले हमारे पापा 4 भाई, चारों भाई एक में रहते थे और हमारे गांव के एक और इंसान थे जो अपना खेत हम लोग को देकर रखते थे बोने के लिए। तो हुआ का मेरे बड़े पापा उस सारे जमीन पर खेती करवाते थे या करते थे और उसमें मदद करता था परिवार का सब कोई। ठीक है। अब वो बाद में हुआ क्या कि जिस जमीन जो दिया था उनसे बोले कि जमीन अब मेरे को दे दो, हमको दे दो। अब आपको रहना नहीं है तो हमको जमीन दे दो, मैं खेती बाड़ी कर लूंगा उस पर। तो उन्होंने जमीन नहीं दिया तो हमारे बड़े पापा उस जमीन पर खेती बाड़ी बंद कर दिए। कुछ समय बाद हम लोग के बीच में बंटवारा हो गया जिसकी वजह से सब कोई अलग अलग हो गया। तो जमीन आधे आधे बट गए। आधे आधे बट गए तो हम लोग पहला बार जिस दिन घर बटा मतलब परिवार बंटवारा हुआ उस दिन समझो कि खाने के लिए खाने के लिए ठीक से अनाज भी नहीं दिया गया था हम लोग को। लेकिन हमारे पटीदार जो है वो हमको मदद किए खाना को खाने के लिए और बनाने के लिए जरूरी सुविधा जितना होता है दिए। और हमारे नाना जी भी कुछ वैसे सुविधाएं थे जैसे में गाय के लिए चारा हो गया, बीज हो गया और बहुत सारे चीज गेहूं चावल वगैरह सब वो पहुंचवा दिए ट्रैक्टर से, जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। लेकिन हम लोग ठीक हो गए। जब हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे तो पहले हम लोग को उतना तो नॉलेज था नहीं, बड़े पापा को नॉलेज था क्योंकि वो डॉक्टर भी थे। अब इसके वजह से हुआ क्या कि हम लोग खेती जो कर रहे थे अब वो बोलते थे कि इतना दिन से खेती किया नहीं है लोग, अब खेती बाड़ी कैसे कर लेगा लोग, देखा था नहीं, हम देख रहे हैं हम भी वो कैसे बो रहे हैं, कैसे काट पीट रहे हैं, कैसे क्या से क्या कर रहे हैं। तो 1 साल बहुत दिक्कत हुआ लेकिन अगले साल से हम लोग संभल गए। अगले साल से हम लोग सब चीज बोने खाने पीने लगे। अब इसको देखकर वो लोग जलने लगे। जलन तो हर परिवार में होता ही है ना, किसके परिवार में जलन नहीं होता है, सब जानते हो जलन होता है। फिर उसके बाद से कलेश हुआ। फिर परिवार जो बड़े पापा के साथ जो भाई थे वो लोग बट गए तो उन लोगों में झगड़ा इससे चलते रहता है। लेकिन अब सब शांत है। मैं झगड़ा की बात नहीं बताता हूँ, यहाँ पर इस बात से बता रहे हैं कि जमीन बंटने की वजह से उसका तिहाई भी बढ़ जाता है ना। मतलब जो उसमें जमीन से जो भी हम अनाज उगाते थे उपज करते थे उसमें भी बंटवारा हो जाता है, जिसके वजह से पर्याप्त ढंग से लोग के मतलब हर परिवार के पास भोजन के लिए पर्याप्त अनाज नहीं हो पाता है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भू जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं जैसा मैंने ऊपर दिखाया। इस पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। अब देखो बाकी जो जमीन है बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट है। मेरे भी गांव में हम लोग का जमीन छोटा छोटा है, लेकिन जो लोग बाहर से आकर बसे हैं हमारे गांव में उन लोगों का जमीन बहुत बड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा बड़ा है? क्योंकि हमारे थोड़े ये पुराने ख्यालात के लोग थे, इन लोगों के वजह से दूसरे लोग आकर बस जाते थे और ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा लोग जो हैं उनके बड़े बड़े प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों, मझोले मतलब छोटे किसान और बीच वाले किसान, बड़े किसानों के 60 परिवार हैं। अब बड़े किसानों के 60 परिवार थे जो बड़े जाति के थे, ऊंचे जाति के, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। 10 हेक्टेयर जमीन जिसके पास हो समझो कि वो खेती बहुत अच्छे से करेगा। ये देखो खेती कैसे हो रहा है।
जुताई, जुताई के बाद इसमें से देखो पहले सब काट फट के हटाया जा रहा है, जुताई हो रहा है, जुताई के बाद सिंचाई हो रहा है, सिंचाई के बाद लगा कर ये बीज, फिर सिंचाई हो रहा है, फिर से ये धुना जा रहा है। पहले देखो चावल गेहूं ऐसा ही, मतलब गेहूं दौड़ी होता है ना आज के डेट में थ्रेसर से, तो पहले बैल से होता था, आज तो मशीन से तुरंत हो जाता है। तो चित्र 1.6 खेतों में कार्य, गेहूं की फसल, कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। ये देखो ये जुताई, ये परंपरागत और आधुनिक है। पहले इस तरह हाथ से होता था, अब इस तरह हल से होता है। पहले के जमाने में इस तरह हाथ से उसमें खाद छीटा जाता था, आज देखो ये पीठ पर टांग कर छीट रहा है, पूरा छिड़काव कर रहा है। पहले के जमाने में बैल से जोता जाता था खेत को, आज के जमाने में सब मशीन से चल रहा है। बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आइए चर्चा करें। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हैं, मतलब उसमें देख सकते हैं कैसे कैसे किसका जमीन है। जरूर मिल सकता है। छोटे छोटे जो जमीन है वो छोटे किसान, और बड़ा जो जमीन है बड़ा प्लॉट बड़े किसान का। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इन छोटे प्लॉट पर क्यों खेती करते हैं? क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण किया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। तो इसकी कक्षा में चर्चा करना है। यहाँ पर देखिए, आइए चर्चा करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असामान्य है? आप सहमत है कि नहीं है कि बंटवारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या भारत में भी ऐसे ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए। भारत में क्या हर जगह पर ऐसा ही स्थिति होता है? जिसका बड़ा बड़ा प्लॉट है उसका छोड़कर बाकी लोगों का यही हाल है। गांव बिरादरी का तो यही हाल है, मोहल्ले का यही हाल है। ये लोग सुधरने वाले में से नहीं है। अब देखो आगे पढ़ेंगे, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम की व्यवस्था कौन करेगा हम अध्याय 4 में देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये पहले देख लो, कृषि क्षेत्र 54% क्या है? यहाँ पर मझोले से लेकर बड़े कृषि करते हैं, और 46 से ये कृषकों की संख्या है, इतना बड़ा बड़ा।